वेरी गुड इवनिंग। फुल एंड फाइनल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। यूक्रेन में तबाही, जी हां, इसी की होगी आज बात विस्तार से, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां पर रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। 24 रूसी आर्टिलरी यूनिट तबाह करने का दावा किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, जहां पर चीन से ड्रोन खरीद रहा है रशिया। थर्ड पार्टी के जरिए ड्रोन डील की खबर सामने आई है। तो थर्ड पार्टी के जरिए ड्रोन डील की खबर सामने आई है, जहां पर रशिया चीन से ड्रोन खरीद रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, ज़ेलेंस्की का चौंकाने वाला एक्शन देखा गया है। 4 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बर्खास्त कर दिया गया है ज़ेलेंस्की की ओर से, एक बड़ा एक्शन। चौथी ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से आपके सामने, बेलारूस में मौजूद हो सकते हैं 8000 वैगनर फाइटर्स। यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड का ये बड़ा दावा जो कि सामने आ रहा है, और ये छोटा आंकड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, ज़ेलेंस्की ने 190 लोगों पर लगाया 10 साल का प्रतिबंध। बेलारूस, जॉर्जिया, रूस के इसमें नागरिक शामिल हैं। जल्दी से अगली बड़ी खबर आपके सामने, चीन के केमिकल प्लांट में भीषण धमाका हुआ है। पिछले 10 दिनों में 4 धमाके यहां पर हुए हैं। चीन के केमिकल प्लांट में भीषण धमाके की खबर सामने आ रही है। पिछले 10 दिनों में यहां 4 धमाके हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर केमिकल प्लांट में भीषण धमाका हुआ है। ये चीन से आ रही तस्वीरें हैं। केमिकल प्लांट है ये जिसमें भीषण धमाका हुआ है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो यहां पर 4 बड़े धमाके हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा धमाका। अगली बड़ी खबर आपके सामने, फ्रांस के लियोन में भी धमाका हुआ है। पोस्ट ऑफिस के बाहर धमाका हुआ है। पिछले 4 दिनों से फ्रांस के अलग अलग इलाके धू-धू कर जल रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर लियोन से सामने आई है, जहां पोस्ट ऑफिस के बाहर धमाका हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, फ्रांस के अलग अलग शहर इसी तरीके से धू-धू कर जल रहे हैं, और ये तस्वीरें लियोन से आ रही हैं सामने, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है पोस्ट ऑफिस के बाहर। फ्रांस की बात करें तो यहां लगातार चौथे दिन हिंसा का दौर जारी है। युवक की पुलिसिया हत्या पर इस वक्त बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं उपद्रवी किस तरीके से अलग अलग इलाकों में जाकर लूटपाट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। फ्रांस में लगातार चौथे दिन इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब जल्दी से ये 8 ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रख देते हैं, ताकि आप समझ सके कौन सी है वो बड़ी खबरें जिसका हम रुख करने जा रहे हैं। रूसी पोजीशन पर यूक्रेन की ओर से हुआ है बड़ा हमला। फिर हमने आपको बताया किस तरीके से थर्ड पार्टी के जरिए ड्रोन डील की खबर सामने आई। 4 डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को ज़ेलेंस्की ने बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर आई है बेलारूस से, जहां पर 8000 वैगनर मौजूद हो सकते हैं। ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा बता दें, बेलारूस, जॉर्जिया, रूस के नागरिक शामिल हो सकते हैं। ये भी खबर निकलकर सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने 190 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है। साथ ही साथ पिछले 10 दिनों में 4 धमाके हुए हैं चीन की केमिकल फैक्ट्री में, यह खबर भी निकलकर सामने आई है। और इसके अलावा बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से 2 बड़ी खबरें आई। यहां लियोन इलाके में पोस्ट ऑफिस के पास एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। और उधर युवक की पुलिसिया हत्या के बाद अभी भी फ्रांस के लगातार अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही है हिंसा की, ये बता रहे हैं कि चौथे दिन भी फ्रांस जल रहा है। तो ये 8 ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से हमने आपके सामने रख दी है। और इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस की ओर से हुआ है जोरदार हमला। हेलीकॉप्टर से बनाया गया है निशाना। हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एक बार फिर से तस्वीरों को देखिए, जहां पर यूक्रेनी पोजीशन पर रूस की ओर से किस तरीके से किया गया है हमला। यहां हेलीकॉप्टर से टारगेट किया गया है। हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर दिया गया।
इधर रूस ने ब्रिटिश मिसाइल को टारगेट हिट करने से पहले ही उड़ा दिया है, ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। रूसी हमले में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल ध्वस्त हो गई है। जी हां, स्टॉर्म शैडो मिसाइल जिसका बड़े स्तर पर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था, उसे ध्वस्त करती हुई ये तस्वीरें आपके सामने। बर्डियांस्क एयरफील्ड में रूस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल का मलबा आपके सामने है। जो बर्डियांस्क से तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है रूस ने किस तरीके से ब्रिटिश मिसाइल के परखच्चे उड़ा दिए। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने। पश्चिमी हथियारों पर रूसी फोर्स का बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन को मिले अमेरिकी रॉकेट सिस्टम तबाह हो गए हैं। 7 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम तबाह किए गए और इस बात का बड़ा दावा रशिया की ओर से किया जा रहा है। खेर्सोन ज़ापोरिज़िया में रूसी फोर्स का ये बड़ा एक्शन, जहां पर आपको बता दें 7 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम तबाह करने का दावा रूस की ओर से किया जा रहा है। तो एक बार फिर से ये तस्वीर आपके सामने है। 7 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम को तबाह करने का दावा रूस की ओर से किया जा रहा है। यहाँ खेर्सोन ज़ापोरिज़िया में रूसी फोर्स का जबरदस्त एक्शन इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब 2 तस्वीरें जल्दी से आपके सामने हम रख रहे हैं। इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं रूस की ओर से किस तरीके से बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है और 7 हाइमार्स को मार गिराने का दावा भी किया गया है। तो पश्चिम के हथियार कैसे 24 घंटे में बेकार साबित हुए हैं, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, हथियार तबाह हुए हैं और किस किस देश ने भेजे हैं ये हथियार, ये भी जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक स्टॉर्म शैडो हथियार तबाह किया गया है, किस देश ने भेजा? ब्रिटेन ने भेजा। तो ब्रिटेन ने जो मदद मुहैया कराई उसे किस तरीके से तबाह कर दिया गया, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद 7 हाइमार्स जो कि अमेरिका ने मुहैया कराई यूक्रेन को, उन्हें भी तबाह कर देने का दावा किया जा रहा है। फिर अगले हथियार की बात करें तो 2 ब्रैडली व्हीकल भी तबाह कर दिए गए हैं जो कि अमेरिका ने ही मुहैया कराए थे, उन्हें भी तबाह कर देने का दावा किया जा रहा है। और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान फुल एंड फाइनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनार साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व राजदूत है सर। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर हमें एज डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह भी एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक कर मैं आप सभी मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले के सिन्हा सर, ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, किस तरीके से इसको आप देखते हैं और अभी जो मौजूदा स्थिति वॉर जोन में बनी हुई है, क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी? प्रतिमा, जय हिंद। देखिए, पलड़ा भारी तो अभी युद्ध का जो विनाशक का चीजें देख रही हैं, विध्वंस देख रही हैं, तो उसमें तो ये दिखता है कि जिस तरह से पूरे यूक्रेन के अंदर में उनके जमीन का, उनके हथियारों का, वेस्ट से आए हुए चीज़ों का जो इन्होंने कहा था कि जो आपकी ऑफेंसिव होगी, तो उसमें आप ये देखेंगे तो रूस का पलड़ा तो बहुत ही भारी दिखता है। आपने आज बताया, अभी देखिए आपने बड़ा इंपॉर्टेंट जगह कुप्यांस्क का बात किया, जहाँ पर आपने कहा कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूके की मारी गई, और आप बोल रही हाईमार्स, 7 हाईमार्स रॉकेट लॉन्चर का तबाह होना, उनके पास ज़्यादा नहीं है, मिसाइल की कमी होने के बाद ही। इसके अलावा हाईमार्स को ये लोग यूज़ करना चाहते थे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जो कि अमेरिका शायद 300 किलोमीटर वाला देना, तो किस चीज़ से यूज़ करेंगे? तो देखिए, वॉर ऑफ एट्रिशन अभी तक रशिया का जो ये फेज में है वो एक डिफेंसिव वॉरफेयर है। ये प्रोबिंग अटैक्स में इतनी लूज कर रहे हैं। देखिए, अभी तो कोई मेजर ऑफेंसिव तो लॉन्च हुआ नहीं। प्रोबिंग अटैक्स जो हम लोग कहते हैं मिलिट्री के अंदर में, वो प्रोब करते हैं जहां से आप लॉन्च करेंगे। तो इन जगहों में देखिए, और पूरा देखिए, ये इन्जुम को देखिए, लेमन को देखिए, कर्माटोरस में कितना बड़ा उनका, और वहां पर ये नहीं कि केवल यूक्रेनियन के जनरल मारे गए, 2 जनरल के अलावा वेस्ट से आए हुए जितने भी उनके थे, काफ़ी अमेरिकन भी हैं उसमें, वो मारे गए हैं। और यदि आप उससे ऊपर की इधर देखती हैं, स्लोविनास्क की तरफ या मरिंका में देखिए, उतना ही वोलोडायर के अंदर, तो किस जगह में आप प्रोब ही कर रहे हैं। अब
पूरा देखिए ना, कुछ दिनों के बाद तो विंटर आने वाला है। तो आप बताइए, फिर वही आप देखेंगे। तो यानी कुल मिलाकर सर आपकी बातों से साफ है, जिन हथियारों के दम पर बहुत ज्यादा दम भरा जा रहा था कि पश्चिम से ये हथियार मिल जाएंगे तो पलड़ा यूक्रेन का भारी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी पर आगे हम बात भी करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका पहले हम रुख कर लेते हैं। रूस के विदेश मंत्री का सनसनीखेज बयान इस बीच सामने आया है। बता दें, पश्चिमी जनरल्स की हत्या कर देगा रूस, ये बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन में मौजूद पश्चिमी जनरलों को धमकी दी गई है, फॉरेन फाइटर्स की हत्या की भी धमकी दी गई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की। ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री का ये सनसनीखेज बयान है जिसने सभी के होश उड़ा दिए। तो पुतिन के टारगेट पर क्या यूएस के जनरल्स है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस बयान के बाद सामने आ गया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने। यूक्रेन की जमीन पर मौजूद है फॉरेन फाइटर्स, ये रूस के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है। पश्चिमी जनरल भी यूक्रेन में रूस के खिलाफ एक्टिव है, ये सर्गेई लावरोव ने कहा। हम इन पश्चिमी फाइटर्स और जनरलों को खत्म कर देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ कहा गया पश्चिमी कमांडर्स सिविलियन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें और क्या कही गई हैं, ऐसा कर यूक्रेन वॉर क्राइम को अंजाम दे रहा है। तो ये उनकी तरफ से दलील दी गई है कि वॉर क्राइम को कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा रहा है, उनके ठिकाने का पता चलते ही हम उन्हें खत्म कर देंगे। तो सर्गेई लावरोव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये हम आपको बता रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, डोनेस्क में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर रूसी हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल किस तरीके से हुआ तबाह, जरा देखिए। एक और बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव पर रूस का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, ये रशिया का कहना। 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्रेस्ती लीमन इलाके में रूसी फोर्स का बड़ा एक्शन, 10 से ज्यादा यूक्रेनी वेपन को तबाह करने का दावा रूस की ओर से किया गया है। यानी 24 घंटे में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं, क्रेस्ती लीमन इलाके में रूसी फोर्स एक्टिव नजर आ रही है। वहीं से ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा यूक्रेनी वेपन्स को भी तबाह कर दिया गया। तो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर कैसे है रूस अग्रेसिव, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। कहां हमला हुआ है, क्रेस्ती लीमन की बात करें तो कितनी मौतें हुई हैं, 50 मौतें यहां पर हुई है। इसके अलावा कुछ और जानकारी जल्दी से आपके सामने। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को नाकाम किया, यह बहुत बड़ा दावा रशिया की ओर से किया जा रहा है। हमला करने आए 50 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, इस बात का भी बड़ा दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के 2 D-30 एक D-20 होवित्जर को तबाह करने का भी दावा यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ यूक्रेनी फोर्स के 3 कॉम्बैट व्हीकल भी तबाह किए गए, इस बात की भी यहां पर तस्दीक की गई है। साथ ही साथ रूसी कब्जे वाला इलाका है क्रेस्ती लीमन, ये जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर 50 मौतें हुई है, ऐसा बड़ा दावा भी किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस बीच अशोक सज्जनार सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ये तमाम चीजें चल रही हैं, तमाम तरह के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की भी हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से उसको चोट पहुंचाई जा रही है रशिया की तरफ से भी। लेकिन एक बार फिर से हम वहां पर भूल जा रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रही है, युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, लेकिन बातचीत के टेबल पर आने को अब भी कोई तैयार नहीं नजर आता। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं पूर्णिमा, जो अभी बातचीत तो मेरे विचार से कुछ समय तक नहीं हो पाएगी, कुछ समय तक तो ये युद्ध जो है आगे चलता रहेगा। देखिए, 2 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है शुरू से जो कैसे रूस की तरफ से जो ऑफेंसिव है उसमें रूस को कितनी सफलताएं मिली हैं। और ये हम उम्मीद भी कर रहे थे, आपके प्रोग्राम पर भी एक बार डिस्कशन हुआ था, जो प्रिगोजिन के बाद प्रिगोजिन का जो म्यूटिनी हुआ, रिबेलियन हुआ, तो उसमें अपनी इमेज को शोर अप करने के लिए, अपनी इमेज को और बरकरार रखने के लिए राष्ट्रपति पुतिन जरूर अपने जो हमले हैं यूक्रेन पर वो और ज्यादा कर देंगे, क्योंकि वो ये बताना चाहेंगे यूक्रेन को और अपने लोगों को और दुनिया को, जो प्रिगोजिन के हटने से उनके जो वॉर एफर्ट है उसमें कोई कमी नहीं आई है।
तो ये हम जो देख रहे हैं ये सब उसी का नतीजा है, जो वो एकदम फिर से ऑफेंसिव जो है उन्होंने बहुत तेजी से लॉन्च किया है, और मैं समझता हूं जो कुछ देर तक ये चलता रहेगा। जहां तक काउंटर ऑफेंसिव का बात है पूर्णिमा, मेरे ख्याल से अभी इट विल बी टू अर्ली टू से जो भाई वो एकदम नाकाम हुआ है, एकदम फेल हुआ है, क्योंकि वो देख रहे हैं जो कहां से उनको अटैक करना चाहिए। और अभी ये जो काउंटर ऑफेंसिव है मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है जो 2 दिन 2 सप्ताह वगैरह चलेगा, ये कुछ महीने चलने वाला है। सो लेट अस वेट बिफोर गिविंग आवर जजमेंट जो भाई वो फेल हुआ है या नहीं हुआ है। आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा, जो ये सभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई हैं, ठीक है, ये सब रूस के हवाले से आई हैं, और आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये युद्ध की शुरुआत से ही हो रहा है सर। इसको भी पूरी तरीके से इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसमें भी बहुत अतिशोक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये युद्ध की शुरुआत से ही हो रहा है, और ये हम एक तरफ की रिपोर्ट पर ही पूरी तरीके से विश्वास कर ले, ये भी बहुत नाइंसाफी होगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कुपियांस्क में काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया। यूक्रेनी फोर्स के 2 हमले किए गए और ये नाकाम हो गए। रूसी पलटवार में 50 यूक्रेनी सैनिकों की दरअसल मौत की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेनी फोर्स के 2 हमले किए गए नाकाम। रूसी पलटवार में 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर इस बीच सामने आ रही है, यानी काउंटर ऑफेंसिव यहां पर फेल होता हुआ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, डोनेस्क में रूसी फोर्स का बड़ा दावा सामने आ रहा है। यूक्रेनी फोर्स का बड़ा हमला नाकाम हो गया। यूक्रेनी फोर्स के 5 हमले नाकाम किए गए हैं। 24 घंटे के भीतर 160 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। जर्मनी से मिला होवित्जर भी इन हमलों में तबाह कर दिया गया है। यह भी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपके सामने, रूसी कब्जे वाले इलाके में हमले की खबर सामने आ रही है। व्रेमेवका में यूक्रेनी फोर्स का हमला नाकाम हो गया है। यूक्रेन के मोटराइज्ड यूनिट का हमला हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है यूक्रेनी फोर्स का हमला नाकाम कर दिया गया। तो तस्वीर आपके सामने है यूक्रेन के मोटराइज्ड यूनिट का हमला, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और बताया जा रहा है कि यूक्रेनी फोर्स का यह हमला नाकाम कर दिया गया है। तो काउंटर ऑफेंसिव पर नकेल किस तरीके से कसी जा रही है, ये भी जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, फिर अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे। यूक्रेन का नक्शा, और ये 3 इलाके आपके सामने, कुपियांस्क, डोनेस्क, और यहाँ पर 3 इलाके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। व्रेमेवका, एक माफ कीजिएगा, व्रेमेवका एक इलाका हम यहाँ पर दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। डीपीआर में यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव नाकाम हो रहे हैं, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा बता दें आपको, 24 घंटे में यूक्रेन के 260 सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। साथ ही साथ बता दें, रूस के डिफेंस सिस्टम और वायुसेना एक्टिव है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से इन 3 इलाकों में अभी तक ये एक्शन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव कई स्तर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जीजे सिंह सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से वैगनर्स ने मोर्चा संभाला, पुतिन के खिलाफ बगावत की, उसके बाद पुतिन और ज्यादा आप कहा जा सकता है अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई मैसेज भी देने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है? और बात काउंटर ऑफेंसिव पर भी अपना पॉइंट जरूर रखिएगा सर। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो अभी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि अपने इमेज को बढ़ाने के लिए ये काउंटर ऑफेंसिव को फेल करने की कोशिश में हैं पुतिन साहब, मगर मैं एक जो वॉरफेयर होता है उसकी बात बताना चाहता हूं आपकी चैनल के ऊपर कि किसी वॉर के अंदर चाहे कहीं भी लड़ी जा रही हो, उसके अंदर एक होती है ऑफेंसिव स्ट्राइक कोर, एक होती डिफेंस कोर जो बचाती है अपने एरिया को। अभी रूस जो है सिर्फ अपने एरिया को बचाने के, डिफेंस करने के अंदर है, उसका कोई भी ऑफेंसिव नहीं है। जबकि जो है यूक्रेन अपने उस एरियाज को जो उसने खो दिए हैं उसको पाने के लिए ऑफेंसिव पे है। इसको काउंटर ऑफेंसिव हम कहते हैं। कोई भी जो ऑफेंसिव होता है उसके अंदर जो कैजुअल्टी रेट होता है वो 1/3 होता है जो ऑफेंसिव करती है। अभी यूक्रेन ऑफेंसिव पे है, तो ये जो नुकसान आप बता रही हैं, स्टॉर्म शैडो और ये आर्म्ड व्हीकल और दूसरे हाइमर्स का जो नुकसान हो रहा है, ये तय है, क्योंकि अभी ये उनको आगे पीछे घसेड़ने की या उनको पीछे हटाने की कोशिश में है। और
रशिया ने एक काम किया हुआ है कि जितने एरिया उसने जीते हैं उनको हैविली माइन करके रखा हुआ है। वहां पे बारूदी जो सुरंगें वो बिछा रखी हैं, तो इसलिए ये जब आगे बढ़ते हैं तो सुरंगों से टकराने से, माइंस को टकराने से ये नुकसान हो रहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज होती है किसी भी ऑफेंसर के अंदर। अगर हम स्ट्राइक करते हैं दूसरे के ऊपर, हमारा कैजुअल्टी रेट बढ़ेगा, 1/3 तक जाएगा, उसके साथ हमारे हथियारों को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि दूसरी जो रशिया है सिर्फ डिफेंस में है, वो आने जो आता है उसके आगे उसको सिर्फ फायरिंग करता है। तो इसमें स्ट्रेटेजिकल टैक्टिकल इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं जो कि ज़ेपोरिज़िया से सामने आ रही है। बता दें आपको, यहाँ पर रूसी टैंक तबाह हो गया है। बड़ी खबर आ रही है, रूस का T-90M टैंक नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। आर्टिलरी अटैक में रूसी टैंक किस तरीके से हुआ है तबाह, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। ये तस्वीरें ज़ेपोरिज़िया से सामने आ रही है। रूस का T-90M टैंक यहाँ पर आर्टिलरी अटैक में तबाह कर दिया गया। और आइए, एटमी तैयारी इधर भी और उधर भी। एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया में और भी भीषण हो चुकी है जंग इस वक्त की। ये बहुत बड़ी खबर है। रूसी कब्जे वाले इलाके में हमले किस तरीके से तेज हुए हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं रूसी फोर्स का यूक्रेनी फोर्स पर किस तरीके से बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के 120 सैनिक मारे गए, ये रूस की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक घमासान इस वक्त जारी है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ज़ेपोरिज़िया से किस तरीके से दी जा रही है न्यूक्लियर वार्निंग, इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने। रूस का दावा प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन, तो उधर यूक्रेन का दावा फॉल्स फ्लैग अटैक कर सकता है रशिया। तो ज़ेपोरिज़िया से किस तरीके से न्यूक्लियर वार्निंग सामने आ रही है, जानकारी आपके सामने। रूस का दावा, यूक्रेनी फोर्स परमाणु खतरा बढ़ा रही है। यूक्रेन का दावा क्या है, रूस अपने सैनिक प्लांट से हटा रहे हैं। तो एक एक कर दोनों के ही दावे सामने आ रहे हैं। रूस का दावा, यूक्रेन के रूसी फोर्स पर आरोप गलत है, तो यूक्रेन का कहना 4 यूनिट्स पर हमला कर सकता है रशिया। तो एक एक कर दोनों ही न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर जो जानकारी दोनों की तरफ से दावे सामने आ रहे हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। खैरसॉव में रूसी फोर्स का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन की 86 आर्टिलरी यूनिट पर हमला हुआ है। 24 घंटे में 108 इलाकों पर फायरिंग की खबर सामने आई है। 24 घंटे में 45 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की भी खबर सामने आई है। और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, बेलारूस में न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ा खुलासा सामने आया है। ओसिपोविची में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर दी गई है। इसके अंदर मिसाइल की सुरक्षा के लिए दोहरी बाड़ बंदी यहां पर नजर आई। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी तैयारी कैद हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस है। वैगनर लड़ाकों के लिए बेस भी यहां पर तैयार नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि बेलारूस से सामने आ रही। तो बेलारूस में रूसी एटमी ठिकाना अब आपके सामने, उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं और आपको यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर है। तो देखिए 3 क्लाइमेट कंट्रोल बंकर्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। 1 2 3 यहाँ पर 3 क्लाइमेट कंट्रोल बंकर आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ टेक्निकल सपोर्ट बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है जिसे हम मार्क करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ इसी नक्शे पर लॉन्चर्स और सपोर्ट व्हीकल के लिए यहाँ पर सैन्य किला भी बनाया गया है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मिसाइल स्टोरेज साइट भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो सैटेलाइट से ली गई इन इमेजेस में ये तमाम वो चीजें हैं जो कि साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है उन्हीं का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। के सिन्हा सर, किस तरीके से आप देखते हैं बेलारूस में पहले टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती और अब इस तरीके की इमेजेस का सामने आना? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। देखो, ओसिपोविच जो जगह है वो 130 किलोमीटर साउथ वेस्ट में पड़ता है मिन्स्क से, और यहाँ पर स्कैंडर मिसाइल जिसको S-26 कहते हैं जो 2022 में ही रशिया ने बेलारूस को दे दिया है, वहाँ की डिप्लॉयमेंट है। जो आप अभी बता रही थी टैक्टिकल सपोर्ट बिल्डिंग की बात कर रही थी, मिसाइल स्टोरेज सिस्टम है,
वो इस कैंप से तकरीबन उसके साउथ पश्चिम में, जो जहां से पिछले बार गोमेल का नाम याद होगा, जहां से लॉन्च हुई थी, उस तरफ है। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि यहाँ पर इस्कंदर मिसाइल का आना, और यहीं से एक आप देखिएगा, इसके यदि आप वेस्ट में जाती हैं तो लिंडा मिलिट्री बेस है, जहाँ पर जिसको सुखोई SU-25 जो इनको कैरी भी कर सकता है टैक्टिकल मिसाइल्स को, उनका रहना तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये केवल यही नहीं कि पोलैंड के ऊपर में या जो उसके वेस्टर्न साइड में ही उसको थ्रेटन करता है, ये नॉर्थ से कीव की तरफ ही बहुत थ्रेटन। और इसी कैंप का जो आप कह रही हैं, इसको एसोपोविच भी कहते हैं, यहीं पर वैगनर के 8000 लड़ाकों का आने का शायद अंदेशा है, यही प्रोगजन है। तो ये जो डेवलपमेंट है, देखिए इसको म्यूटनी 2 दिन में नहीं खत्म होती है। और ये जो पैरामिलिट्री कंपनीज हैं, इनको आपको सुन के आश्चर्य होगी कि यहाँ पर जो अभी बार बार बात होती है ना कि उनके डिफेंस में, उनकी भी प्राइवेट कंपनी है जी। तो प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज ये रशिया के अंदर में माफी के साथ आपने प्राइवेट मिलिट्री का जिक्र किया, इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है। देखिए, वैगनर ग्रुप पर लुकाशेंको का दरअसल बड़ा बयान सामने आ गया है, बताना जरूरी हो जाता है। कहा गया है हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दे वैगनर्स, ये लुकाशेंको ने कहा है। वैगनर्स का अनुभव हमारे काम आ सकता है, ये कोई और नहीं बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं। वैगनर्स से मुझे डर नहीं लगता, बेलारूस में वैगनर्स मौजूद नहीं है, ये भी उनकी तरफ से साफ कहा गया। लेकिन कहा गया कि वैगनर्स का अनुभव हमारे काम आ सकता है, ऐसे में उनकी ट्रेनिंग हमारे काम आ सकती है, हमारे सैनिकों को वो ट्रेनिंग दे। सवाल यही है कि बेलारूस को वैगनर्स कबूल है, तो लुकाशेंको के जो बयान है वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। वैगनर्स कमांडर्स हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दे, ये लुकाशेंको की ओर से कहा गया है। अगर वैगनर्स युद्ध के गुण सिखाए तो हमें स्वीकार है, ये भी लुकाशेंको की ओर से कहा गया। साथ ही साथ वैगनर्स को पूरी दुनिया में युद्ध लड़ने का अनुभव है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और कहा गया है दुर्भाग्यवश वैगनर के लड़ाके हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, यानी वो बेलारूस में मौजूद नहीं है, ये भी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है। क्या वैगनर्स की बेलारूस में मौजूदगी छुपा रहे हैं लुकाशेंको? ये सबसे बड़ा सवाल इस बीच उठ खड़ा होता है। इसके अलावा क्या वैगनर्स बेलारूस सेना को ट्रेनिंग देने पहुंच चुके हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा क्या बेलारूस के रास्ते वैगनर्स बड़ा हमला करने वाले हैं? ये भी एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। इसके अलावा ये जो तमाम वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस बीच जो बयान इनकी तरफ से दिया गया है अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर का हम लोग करने जा रहे हैं। एटमी हथियार तैनात करना चाहता है पोलैंड। तो इधर बेलारूस के बाद अब पोलैंड से ये बड़ी खबर आ रही है। पोलैंड के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। पोलैंड में एटमी हथियारों की तैनाती की मांग उन्होंने कर डाली है। अमेरिकी एटमी हथियार तैनात हो, ये पोलैंड की तरफ से कह दिया गया है। तो बेलारूस के बाद अब पोलैंड ने भी मांग कर दी है एटमी हथियारों की तैनाती की, और कहा है अमेरिकी एटमी हथियार हमारे यहाँ तैनात हो। तो देखिए क्या कुछ कहा गया। पोलैंड में एटमी हथियार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बेलारूस में एटमी तैनाती को जवाब देना जरूरी है, ये पोलैंड की तरफ से साफ कहा गया है। पोलैंड में जवाबी एटमी तैनाती करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। अमेरिकी एटमी हथियार पोलैंड में तैनात हो, ये उनकी तरफ से मांग की गई है। मैट्यूस मोराविकी पोलैंड के जो कि प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई है। रूस ने बेलारूस में की है एटमी हथियारों की तैनाती। ऐसे में बेलारूस और पोलैंड के बीच चूंकि 400 किलोमीटर लंबी सीमा है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बेलारूस में एटमी तैनाती से पोलैंड को खतरा भी है, ऐसे में जरूरी हो जाता है जो मांग उन्होंने की है उस पे ध्यान देना। तो इस मांग को क्या माना जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर का हम लोग करने जा रहे हैं। पोलैंड के न्यूक्लियर डिमांड पर रशिया का बयान भी सामने आ गया है। परमाणु हथियार की तैनाती से सिर्फ एक देश को खतरा है, परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका। पोलैंड में परमाणु हथियार की तैनाती खतरनाक साबित होगी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का ये बड़ा बयान जो कि सामने आया है। तो अब तीनों बड़ी खबरें आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। देखिए, हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दे वैगनर्स, ये लुकाशेंको की ओर से कहा गया है। उनका अनुभव हमारे काम आ सकता है, ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा। इसके बाद आपके सामने दूसरी बड़ी खबर हमने रखी, जहां पोलैंड में एटमी हथियारों की तैनाती को लेकर वहां के प्रधानमंत्री ने ये मांग रख दी है। और इसके बाद
परमाणु हथियार की तैनाती से एक देश को खतरा है। दिमित्री मेदवेदेव जो कि पूर्व राष्ट्रपति है रूस के, उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। अशोक सज्जनार सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस बात का डर था, वही हो भी रहा है। जब बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की जा रही थी तो इसी बात का अंदेशा था कि पोलैंड को अपनी सुरक्षा का डर सताएगा, तो वो कहेगा आप हमारे यहाँ हथियार ला दीजिए, और फिर एक दूसरे के मुहाने पर हर कोई ऐसे ही आकर खड़ा हो जाएगा, और कब कौन हथियार इस्तेमाल करेगा इस बात का डर हमेशा बना रहेगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रतिमा, इसका बिल्कुल अंदेशा था ऐसा। और देखिए, ये जब से युद्ध शुरू हुआ पिछले 16 महीने से, तो तब से पोलैंड और जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये जो है सेंट्रल यूरोप के जो देश हैं, ये मेरे विचार से बिल्कुल ही फ्रंटलाइन स्टेट्स बनकर उभरे हैं। मतलब इतना ज़्यादा इसके ऊपर यूक्रेन को जो सहायता करनी चाहिए, फ्रांस, जर्मनी या और कोई यूरोप के देश नहीं आते हैं सामने। पोलैंड सबसे सामने आता है, क्योंकि उसको तजुर्बा है, उसको अनुभव है, जो कैसे वो सोवियत संघ का एक हिस्सा रहा है, वार्सो पैक्ट कंट्रीज का वो साथ एक मेंबर रहा है। तो रूस के इतना उसके करीब होने से उसको बहुत ही चिंता सताती है, और इसीलिए ये जो बात है जो वहाँ पर मांग की है पोलैंड के प्रधानमंत्री ने, जो हमारी एरिया पर, हमारे टेरिटरी पर न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए, यहाँ पर स्टेशन होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ जो ये बहुत ज़ोर से ये मांग अपनी उठाएंगे, क्योंकि बेलारूस में ये वाले न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। और आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, जो कौन पहले इनका इस्तेमाल करेगा, परंतु उससे भी ज़्यादा देखिए बहुत सारे युद्ध प्रतिमा ऐसे शुरू हुए हैं जबकि किसी ने किसी की ये मंशा नहीं थी जो युद्ध हो, परंतु एक्सीडेंटली कुछ होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, तो यहाँ भी ऐसे ही ये लग रहा है, जो अगर इतनी आसपास ये ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स या बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को रख दिया जाए, तो कहीं कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे सर। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बड़े अटैक की तैयारी में है यूक्रेन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के 4 मोर्चों पर अटैक की तैयारी है। डोनेस्क, लीमन में हमले की तैयारी है। साउथ डोनेस्क और कुपियांस्क भी टारगेट पर है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन को मदद पर हंगरी ने सवाल उठा दिए हैं। यूक्रेन को खर्चे की जानकारी देनी ही चाहिए, यह हंगरी ने पूछा है। हम ऐसे ही मदद देते नहीं रह सकते, यह हंगरी की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन को 70 अरब यूरो देने की तैयारी में है इसी यूरोपीय कमीशन के फैसले से हंगरी नाराज है। ऐसे में ये तमाम सवाल हंगरी की ओर से पूछे गए। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने। पोलैंड में रूस का एक खिलाड़ी गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। पोलैंड क्लब के लिए आइस हॉकी खेलता है आरोपी। अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पोलैंड में दंगा भड़काने की कोशिश में था ये, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो पोलैंड में रूसी जासूस, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने। रूस के आइस हॉकी प्लेयर की गिरफ्तारी हुई है। 3 महीने तक जेल में बंद रहेगा आरोपी। जानकारी ये भी कि रूस ने गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। आरोप क्या है इस पर यह भी जान लीजिए। रूसी फोर्स के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का इस पर आरोप है। आरोपी पोलैंड के रेलवे रूट्स की मॉनिटरिंग कर रहा था, इस बात का भी इस पर आरोप है। नाटो पोलैंड के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था आरोपी। इसके साथ ही साथ पोलैंड की सरकार की पॉलिसी का विरोध करने का भी इस पर आरोप है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी उस शख्स की जिस पर रूस का जासूस होने का आरोप है, जिसकी गिरफ्तारी पोलैंड में हुई है। आइए अब बात कर लेते हैं आक्रोश, यानी फ्रांस में जिस तरीके से सड़कों पर इस वक्त आग लगी हुई है, क्योंकि पिछले 4 दिन से फ्रांस धू कर चल रहा है। उसी की फ्रांस की हिंसा में 79 पुलिस अफसर जख्मी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है। फ्रांस में बीती रात 1311 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अकेले पेरिस की बात करें तो 406 लोगों की गिरफ्तारी तो पेरिस से हुई है। 31 पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया है। 16 म्युनिसिपल पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया है। तो पिछले 4 दिन से फ्रांस के अलग अलग इलाकों से, हिस्सों से आगजनी की, हिंसा की, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन हो रहा है, और उसी सिलसिले में ये जानकारी आपके सामने। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो उपद्रव फ्रांस में इस वक्त हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में नाबालिग शामिल है। स्टोर में घुसते नजर आए हैं कई सारे नाबालिग, यानी टीनेजर्स
हिंसा आगजनी के बाद अब लूटपाट भी हो रही है। कम उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। स्टोर में घुसते हुए इन्हें देखा जा सकता है। ऐसे तमाम वीडियोस अब सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि फ्रांस के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, फ्रांस में हिंसा आगजनी के साथ लूटपाट भी जारी है। स्टोर्स में सामान लूट रहे हैं उपद्रव करने वाले लोग, प्रदर्शन करने वाले लोग। दुकानों को तोड़कर लूटपाट की जा रही है। प्रदर्शन पूरी तरह से उपद्रव में अब तब्दील हो चुका है और उसी की तस्वीरें आपके सामने है। किस तरीके से यहाँ तो स्टोर्स को लूटा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो देखिए, इस वक्त TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर है। जी हाँ, पेरिस से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त किस तरीके के हालात हैं वहां पर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे हम। जी, मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि TV9 भारतवर्ष इस समय मेरे ख्याल से भारत का एकमात्र चैनल है जो कि नॉन्तेरविल में है। नॉन्तेरविल वो जगह है जहां पे ये हादसा हुआ था और जहां पे नोएल पला बड़ा हुआ था। मैं बता दूं, यहाँ पे इस समय जो माहौल है वो बहुत सौम्बर है और बहुत क्वाइट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज नोएल का फ्यूनरल भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसके लिए यहाँ पे मीडिया और जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको दूर रखने के लिए बोला गया और कहा यहाँ पे शांति बना के रखे। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ही खूब सारी गाड़ियां जली थी पर पुलिस ने सब कुछ यहाँ पे सफाई कर दी है। लेकिन यहाँ पे अगर अभी भी आप वॉल्स पे देखेंगे, अगर मैं चाहूँ तो मुझे अपना कैमरा भी सेफ रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो जस्टिस फॉर नोएल हर जगह आपको दीवार पे दिखाई देगा लिखा हुआ यहाँ पे, और पुलिस के अगेंस्ट यहाँ पे आपको खूब सारी ब्लैक इंक पे लिखाई दिखाएगा। उस तरफ जो सड़क आप देख रहे हैं जो इसमें बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे भयंकर दंगे हुए थे कल रात, लेकिन इस समय पूरा खाली हो चुका है यहाँ पे। और एक तरीके से मैं बताऊं तो पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई भी गाड़ी इस तरफ से नहीं आ सकती, जो पार्कड है वो पार्कड है। ये शहर है नॉन्तेरविल, यही वो जगह है जहां पे नोएल के साथ ये हादसा हुआ था। और मैं बता दूं कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी फ्रांस में बिल्कुल लग सकती है अगर इस तरीके से दंगे एक और रात हुए। 1000 से ज्यादा लोग इस समय यहाँ पे अरेस्ट हो चुके हैं और मामला इस समय मैं यही बता सकता हूँ कि और सीरियस होता चला जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बहुत सेंसिटिव है, वीकेंड है और जितने लोग जो कल और परसों प्रोटेस्ट में थे उससे ज्यादा आ जा सकते हैं। तकरीबन 25 से 30 हजार पुलिस फ्रांस ने तैनात करी है। इमैनुअल मैक्रोन ने इमरजेंसी मीटिंग करी है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक मामला जो है ये एक माइनॉरिटीज का है जो कि लड़ाई कर रहे हैं पुलिस से। 2022 में 13 मौतें हुई थी इसी तरीके से और 2023 में ये तीसरी मौत है और मोस्टली अरब और ब्लैक लोगों को टारगेट करती है पुलिस, ये उन लोगों का कहना है और उसी लिए ये उनकी लड़ाई चल रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिएगा। बस मुझे इतना बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं और जहां पर ये तमाम हिंसा की तस्वीरें जहां से आ रही है उसमें कितनी दूरी है हिमांशु, क्योंकि जहां आप काफी शांति है। जी जी जी, यहाँ पे शांति क्या है, एक तरीके से देखिए मेरे सामने ही पीछे एक पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे शांति उन्होंने बना के रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे फ्यूनरल होने वाला है। तो लेकिन जो अगर आप बोले कहाँ मार्सेई में भयंकर दंगे हुए, पेरिस के नॉन्तेर के नॉर्थ साइड पे भयंकर दंगे हुए हैं, तो पूरे फ्रांस में इनफैक्ट दंगे का माहौल है, लेकिन ये स्पेसिफिक जगह इस पे तो शांति बना के रखी है। बिल्कुल, आप मैं चाहूंगी हमारे साथ बने रहे। हिमांशु, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पुलिस पर हालात बिगाड़ने के आरोप लग रहे हैं, प्रदर्शनकारी बर्ता के आरोप लगा रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस की सख्ती की वजह से हिंसा भड़की है, ये उन लोगों का कहना जो इस वक्त फ्रांस की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये पुलिस की बर्बरता का ही नतीजा है कि हिंसा भड़की है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पेरिस के दूसरे सबसे बड़े मॉल पर कब्जा कर लिया गया है। उपद्रवियों ने मॉल पर कब्जा कर लिया है। फ्रेंच इस्लामिक कट्टरपंथियों पर आरोप लग रहे हैं। तो पेरिस के दूसरे सबसे बड़े मॉल की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किस तरीके से मॉल के भीतर लोगों के दाखिल होने की तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा मॉल है जहां पर इस वक्त उपद्रव होता हुआ आप देख रहे हैं। पेरिस के दूसरे सबसे बड़े मॉल पर कब्जा कर लिया गया। फ्रांस के मार्सेई में हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। शहर के कई इलाकों में इस वक्त भीषण दंगे फैले हुए हैं। शहर में कई जगह उपद्रव कंट्रोल से बाहर हो चुका है और वो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जगह जगह आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है और अब लूटपाट की भी खबरें सामने आ रही है। तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। शहर में कई जगह उपद्रव की तस्वीरें आपके सामने। ये फ्रांस के मार्सेई में किस तरीके से हालात बेकाबू होते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और फ्रांस में आम नागरिकों पर भी हमले हो रहे हैं, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बता दें, सड़क पर जा रहे आम नागरिकों की पिटाई की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बोर्डो में हमला किया गया है। विरोध के नाम पर उपद्रवी हद से पार
कैसे गुजर गए, जहां आम नागरिकों को अब यहां पर टारगेट किया जा रहा है। फ्रांस के बोर्डो से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर एक आम नागरिक को, सिविलियन को किस तरीके से टारगेट किया गया, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन एक आम नागरिक को कैसे घेर कर पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये तस्वीरें फ्रांस से सामने आ रही हैं। और इस बीच मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। वायरल हो रहे हैं, वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं, यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है, यानी उनके पास देश के सामान्य मानवी के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं। जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं, वो एक मंच पर दिख रहे हैं, यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं, यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको कांग्रेस समेत ऐसे हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है। साथियों, इन झूठी गारंटी देने वालों का रवैया हमेशा से आदिवासियों के खिलाफ रहा है। पहले जनजातीय समुदाय के युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनौती आती थी, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है, लेकिन झूठी गारंटी देने वाले एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाएं। वो जानते हैं कि अगर आदिवासी, दलित, पिछड़ा और गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो इनकी वोट बैंक की सियासत चौपट हो जाएगी। मैं जानता हूं आदिवासी इलाकों में स्कूलों का, कॉलेजों का कितना महत्व है। इसलिए हमारी सरकार ने 400 से अधिक नए एकलव्य स्कूलों में आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा का अवसर दिया है। अकेले मध्य प्रदेश के स्कूलों में ही ऐसे 24,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों ने जनजातीय समाज की लगातार उपेक्षा की। हमने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाकर इसे अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने इस मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ाया है। पहले जंगल और जमीन को लूटने वालों को संरक्षण मिलता था। हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 20 लाख से ज्यादा टाइटल बांटे हैं। उन लोगों ने पैसा एक्ट के नाम पर इतने वर्षों तक राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन हमने पैसा एक्ट लागू कर जनजातीय समाज को उनका अधिकार दिया। पहले आदिवासी परंपराओं और कला कौशल का मजाक बनाया जाता था, लेकिन हमने आदि महोत्सव जैसे आयोजन शुरू किए। साथियों, बीते 9 वर्षों में आदिवासी गौरव को सहेजने और समृद्ध करने के लिए भी निरंतर काम हुआ है। अब भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। आज देश के अलग अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के बीच हमें पहले की सरकारों का व्यवहार भी भूलना नहीं है, जिन्होंने दशकों तक देश में
सरकार चलाई, उनका रवैया आदिवासी समाज के प्रति, गरीबों के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक रहा। जब तक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने की बात आई थी तो हमने कई दलों का रवैया देखा है। आप एमपी के लोगों ने भी इनके रवैयों को साक्षात देखा है। फिलहाल फुल एंड फाइनल में मेरे साथ इतना ही। टीवी 9 भारत फर्स्ट पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।